चुनाव 2025 की बात कर रहे हैं और अब वक्त बहुत कम है। 21 तारीख तक ही चुनाव प्रचार रहेगा, उसके बाद डोर टू डोर प्रत्याशी जाएंगे। लेकिन चुनाव प्रचार चरम पर है, ये बात हम और आप लोगों को लग रही है या देख रहे हैं। कितना चरम पर है ये भी एक आकलन करने वाली बात है कि दूसरी तरफ ज़्यादातर प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि जितना खर्च सीमा एक तय की गई है उस खर्च सीमा से बहुत पीछे हैं, यानी कि खर्चा नहीं कर रहे। क्या ये सच है या फिर इसके पीछे कुछ वजह है? इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज़ की यहाँ पर चुनाव में क्या तैयारी है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत कर लेता हूं। हमारे साथ कांग्रेस से पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम आर्य जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर जीतराम जी, बहुत स्वागत है आपका, वर्चुअल आप जुड़े हैं। उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे साथ दीपक रावत जी जुड़े हैं। दीपक रावत जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचौली जी भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं। प्रेम पंचौली जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आज उत्तराखंड क्रांति दल से कर लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल भी इस वक्त एक क्षेत्रीय दल के तौर पर और पार्टियों के तौर पर यहाँ पर चुनावी मैदान में है। क्या तैयारियां हैं आप लोगों की, और जो रिपोर्ट हमने दिखाई, दीपक जी क्या लगता है चुनावी खर्च को लेकर? पहला सवाल मेरा आपसे। रवि जी, जिस प्रकार से चुनावी खर्च की आपने सूची दिखाई है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रत्याशी हैं बहुत हाथ मुट्ठी बंद करके खर्च कर रहे हैं, और जो छोटे दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं या जो बिल्कुल निर्दलीय हैं, मैं आपकी सूची देख रहा था, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, यूकेडी और तमाम दूसरे दलों से सबसे ज़्यादा जो निर्दलीय है वो खर्च करने में सबसे आगे हैं। अगर इस तस्वीर को देखें तो ऐसा लगता है कि चुनाव बड़ा नीरस है। जो तस्वीर आपने यहाँ दिखाई है, मेरे जनता के सम्मुख प्रस्तुत करी है, उसको देख के ऐसा लगता है कि ये चुनाव, जो निकाय चुनाव, बड़ा नीरस चुनाव है। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। जब हम चुनाव क्षेत्रों में जा रहे हैं, जहां बाज़ारों में होर्डिंग्स देख रहे हैं, जिस प्रकार से लोग अपने ऑडियो वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सारे जितने भी उम्मीदवार हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये जो सूची आ रही है, इस सूची में और जो वास्तविक जो खर्च हो रहा है उसमें बहुत अंतर है। लेकिन क्योंकि ये एक दिशा निर्देश है चुनाव आयोग की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से, कि आपको आय व्यय का खर्च देना है, तो जो उन्होंने खर्च जमा किया होगा आय व्यय समिति को, उसी के आंकड़े आपने ये प्रस्तुत किए हैं। और इसे देख के ऐसा लगता है कि चुनाव वाकई में बहुत नीरस चल रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का जो मुद्दाहीन ना होना। मतलब इस चुनाव में, निकाय चुनाव में, अगर मैं विशेष रूप से आपको बताऊं, कोई भी मुद्दा नहीं है किसी रूप में जो जिस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जो और तमाम दल हैं वो आए। अब लगातार इस मुद्दाहीन होने के कारण नीरसता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और जिसका उसका जो आपने वो एक तरीके से आप जो देखना हो वो आप इसमें देख लीजिए ना, आप कि खर्च भी कम किया जा रहा है और जो वास्तविकता है उसमें बहुत मतभेद है। लेकिन आज जो जिस प्रकार का चुनाव आज की डेट में आ गया है, जिसमें जिस प्रकार से आज के इंटरनेट का माध्यम है, सूचना क्रांति के रूप में सारे उपयोग आप करते हैं, डिजिटली आप अपने आप को जनता के सम्मुख प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, उस चीज़ को, उसमें भी इस तरीके का मुझे लग रहा है कि प्रचार प्रसार मेरे जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक उसमें भी इतना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पर ये दिखाता है कि चुनाव पूरा नीरस रूप में प्रस्तुत, जनता के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर जीतराम आर्य जी, क्योंकि आप पूर्व विधायक भी रहे हैं और साथ ही साथ एक वरिष्ठ नेता के तौर पर भी हैं, जो चुनाव में खर्च की बात हो रही है, तय राशि जो की जाती है, वो एक जो प्रावधान किया गया है उससे बहुत पीछे दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो आपकी पार्टी के प्रत्याशी हों, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों, कहीं कुछ जगह तो बड़ा हैरानी करने जैसे आंकड़े भी हैं। साथ ही साथ क्या तैयारी आप लोगों की चल रही है, दोनों पर मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ। जी, धन्यवाद आपका जी। आपने बहुत ये जो चुनाव प्रचार जो हमारे नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव जो चल रहे हैं, और इसमें जो खर्च, क्योंकि महानगर पालिका जरूर बड़ा एरिया है लेकिन नगर पंचायत छोटी जगह है, 2000, 3000, 5000 वोटों पे बनी हुई है। इसी तरह से नगर पालिका भी बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, महानगर पालिकाएं जरूर बड़ी यूनिट है, जिसमें आपने खर्चे का विवरण दिखाया था कि खर्चा अपेक्षाकृत कम है। आजकल का जो तो ट्रेंड बदल गया, एक तो सोशल मीडिया पे ज्यादा लोगों का फोकस हो गया, सोशल मीडिया के थ्रू लोग ज्यादा
प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरा, लोग बड़ी रैलियों के बजाय जो नुक्कड़ सभाएं हैं, छोटी छोटी यूनिटें हैं, डोर टू डोर का जो प्रचार है, उस तरह के एक्टिविटी ज्यादा हो रहे हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, डोर टू डोर आप प्रचार करते हैं, आप छोटी टीमों को लेकर करते हैं, आप जो नुक्कड़ सभाएं करते हैं, तो जो उस पे जो बहुत उतना खर्चे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए जिस कारण जो खर्चे की लिमिट है उससे कई लोग कहीं पीछे हैं खर्चे करने में, निश्चित रूप से। तो ये एक अच्छी चीज भी है कि लोगों का जो चुनाव प्रचार में है बहुत ज्यादा खर्चा चुनाव आयोग की दृष्टि में, या जो उनका जो खर्चा है चुनाव का, वो बहुत कम आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपका प्रचार का जो माध्यम है वो बदल चुका है। जिस तरह से पहले बड़ी जनसभाएं होती थी, बड़े नेता आते थे, बड़े आपके खर्चे होते थे, समान जो प्रचार टीमें होती थी, अब ठीक है। लोगों ने उसको कम करके सोशल मीडिया के थ्रू और जो आपका जो डोर टू डोर जा करके उस तरह का प्रचार, जो छोटी यूनिटें हैं, तो आदमी आसानी से टीम बना करके उन एरियाओं में कर रहा है, जो कि चुनाव आयोग जिसका खर्चा बहुत कम आ रहा है। तो इसलिए ये भी रीजन उसका हो सकता है। और निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस में जहां भी हम इस समय मैं भी क्षेत्र में हूँ, और हमारे क्षेत्र तमाम जो नगर पंचायत है हमारे क्षेत्र में है, उनमें हम प्रचार कर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं हैं, 8 साल की विफलताएं जो इस प्रदेश में किया है, जो वायदे किए थे उन्होंने लोगों का, आजकल माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ा प्रचार का अभियान चला रखे हैं। हाँ। लेकिन यही अभियान अगर वो साल भर रखते, यही अभियान वो पूरे अपने कार्यकाल में रखते, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनको भी मिलता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री बीजेपी केवल चुनावों तक सीमित रहती है, चुनाव के बाद कहीं नहीं दिखते हैं, धरातल पे कहीं नहीं दिखते हैं। ठीक है। आज लोग स्वास्थ्य की सुविधाओं से जूझ रहे हैं, नगर क्षेत्रों में कहीं सफाई की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, रास्ते ठीक नहीं है, अभी भी सड़कों में गड्ढे बने हुए हैं। बार बार मुख्यमंत्री जी कहने में कह तो रहे हैं, लेकिन वो गड्ढे ठीक नहीं हो रहे हैं। तो ये कहना और करने में, कथनी और करने में अंतर बहुत ज्यादा है बीजेपी का। इसलिए जनता इस समय बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है। अब तो इस समय ईवीएम मशीन भी नहीं है, चुनाव बैलेट से होना है। और निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, पूरे प्रदेश में है, और जनता भाजपा को भली भांति जान चुकी है। और निश्चित भी आने वाले समय में जो आने वाले समय में कांग्रेस का अच्छा कांग्रेस को मिलेगा, इसका अच्छा रिस्पांस कांग्रेस को मिलेगा। जिस तरह से जनता इस क्षेत्र में हमारा हर क्षेत्रों में कांग्रेस को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। भाजपा की विफलताएं ही हमारी सफलता है, क्योंकि भाजपा ने जो वादे किए थे, जो लोगों के प्रति जो उन्होंने तमाम चुनावों में जो विकास की बात की थी, जो लोगों को महंगाई की बात की थी, रोजगार की बात की थी, उन सबसे परे का लोगों ने सुन चुके हैं। लोग थक चुके हैं भाजपा के बार बार के वादे को देख करके, और उन वादों को वादे ठीक है डॉक्टर जीतराम जी, धरातल में कोई उनका कार्यक्रम नहीं आ रहा है। ठीक है डॉक्टर जीतराम जी, मैं माहौल है। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से दोनों सवाल पर प्रतिक्रिया ले रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संजीव वर्मा जी, चुनाव का खर्च जिस तरीके से सामने निकल कर आया, जो आय व्यय का ब्यौरा दिया जाता है, जो एक संवैधानिक तौर पर है, वो वाकई में हैरान करने वाला है। तो कांग्रेस ने तो वजह बता दी कि ये वजह है, क्या आप भी उसी वजह के साथ हैं? और दूसरा, कांग्रेस ने कहा कि आपकी विफलताएं ही उनकी सफलता है। रवि जी देखिए, 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से संचार क्रांति में एक अमूलचूल मैं सोचता हूँ उन्नति हुई है, एक डिजिटल क्रांति आई है, उसका एक बहुत बड़ा एक सदपरिणाम ये है कि आज जो इससे पूर्व में भी जब चुनाव होते थे, पूरा शहर लबालब पड़ जाता था पोस्टरबाजी से, पोस्टर, बैनर, झंडे और तिरपाले, दुनिया भर का इस तरह का जो सामग्री का एक व्यय होता था। आज संचार क्रांति की वजह से, डिजिटल युग की वजह से, उन तमाम चीज़ों पे आज ना शहर के अंदर कोई झंडे दिख रहे हैं, ना कोई बंदरवाल दिख रही है, ना कोई पोस्टर दिख रहे हैं। एक बहुत एक सिस्टमैटिक चुनाव इस समय हो रहा है। और न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि जितने भी दल हैं, सभी दलों के मैं सोचता हूँ बहुत एक संख्या इतनी सीमित हो गई, मैं सोचता हूँ 5 या 10% प्रचार का माध्यम जो है 5-10% पे
सिमट के रह गया है। एक ये सबसे बड़ा कारण मैं सोचता हूँ चुनाव खर्च में कमी का मैं इसको मानता हूँ। दूसरा, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि उनकी विफलताएं हमारी सफलता है। तो जिन्होंने कभी कुछ किया ना हो, जिनका कभी कोई विजन रहा ना हो, जिनका आगे का कोई विकास का कोई रोड मैप ना हो, जिन्होंने हमेशा नकारात्मक राजनीति करी हो, देश को और समाज को काला काला ही दिखाया हो, काला काला ही किया हो, तो वो तो नकारात्मक राजनीति को ही अपनी सफलता मानेंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी, हमने जो काम किया है, जो केंद्र के योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जो हमारे ट्रिपल इंजन यानी कि नगर निकायों की और नगर निगमों की, नगर पालिकाओं की, नगर पंचायतों की जो हमने काम किए हैं, उसका हम रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी उपलब्धियों का उल्लेख कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं कि हमने ये काम कर दिया है, ये काम अभी हमने और करना है। तो हमने जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि हमने क्या किया, उससे जनता को कितना लाभ हुआ है, जन सरोकारों से जुड़े तमाम कामों का जो हमने ग्राउंड जीरो पर, धरातल पर डिलीवर किए, उसका भी उल्लेख किया। हमने जो आगे काम करना है उसका भी हमने एक रोड मैप जनता के सामने रखा है। ठीक। तो मैं सोचता हूँ विकास हमारा एक ध्येय है। विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनाव लड़ती आई है, चाहे हम ग्राम प्रधान की बात करें, चाहे विधानसभा की बात करें, निकायों की बात करें, चाहे हम लोकसभा की बात करें। प्रत्येक चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता से लड़ती है और विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ते हैं। आज कांग्रेस की दुर्दशा देखिए, कांग्रेस की स्थिति देखिए। आज उन्हें मस्जिद मदरसे ये बोलने जाना पड़ रहा है कि कांग्रेस को वोट दोगे तभी सेफ हो, कांग्रेस हाथ से ही आप सेफ हो। इस तरह के कई सारे एक वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो मैं सोचता हूं उन लोगों की आप स्थिति को जान सकते हैं। वो डरा के, भरमा के, भय दिखाकर और झूठ की जो दुकान उनकी एक लगातार चलती है, उसके माध्यम से वो जनता के बीच जा रहे हैं, मलिन बस्तियों में जा रहे हैं। तो वहां पर एनजीटी का डर दिखा रहे हैं कि एनजीटी के माध्यम से आपकी तमाम बस्तियों को तोड़ दिया जाएगा। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर लगातार काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बस्तियों को बचाने का अध्यादेश तीसरी बार हम लोग लेकर आए हैं, और जब तक ये तीसरी बार जब इसकी अवधि समाप्त होगी, इस अवधि के समाप्त होने से बहुत पहले मैं सोचता हूं जैसे ही हमारा ये चुनाव का कार्यक्रम संपन्न होता है, संकल्प पत्र में नियमितीकरण की बात की है, हाँ, संपन्न होता है, उसके तुरंत बाद हम बीच के हम ऐसे रास्ते निकालेंगे जो इसमें अड़चने आ रही हैं नियमितीकरण में, उन तमाम अड़चनों को समाप्त करते हुए हम बस्तियों का नियमितीकरण करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी बस्ती वालों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक उन लोगों के साथ है जो विकास को चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी लोग विकास के नाम पर एकजुट होकर प्रेम पंचौली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम पंचौली जी, जो खर्च की आप बात कर रहे थे पहले, उस पर मैं जानना चाहूंगा आपका कि पॉलिटिकल पार्टीज जो कह रही हैं, क्या यही सच है या बात कुछ और है? रवि, ये डिबेट बहुत जरूरी थी जी। हालांकि इस डिबेट में हम लोग होमवर्क नहीं कर पाए जी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और आपके समझ में बात आ जाएगी जी। कि जब आप किसी भी राजनीतिक दल को पूछते हैं कि सच कौन बोल रहा है, जी। तो राजनीतिक दल जिसको आप पूछते हैं वो कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और मेरा सामने वाला झूठ बोल रहा है। जी। और जब आप सामने वाले को पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ, जिसने पहले बोला वो झूठ बोल रहा है। जी। तो इसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बार एक राजा ने कहा कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाते हैं और कुछ चुनाव करवाते हैं।
तो चुनाव करवाने के लिए क्या है कि विपक्ष की पार्टी तो चाहिए, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा इसको ओपन कर देते हैं और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो हमारे साथ यहाँ असेंबली में बैठना चाहते हैं, राजा की असेंबली में, वो खुल करके चुनाव लड़े। तो दो पार्टियां हो गई, एक राजा की पार्टी हो गई और एक विपक्ष की पार्टी खड़ी हो गई है। अब राजा ने सख्त कानून कर लगा दिया कि भाई प्रशासन में ये बता दिया कि कोई गड़बड़ न हो, कोई फालतू का पैसा न बांटे, ये सब चीजें हो गई है। अब क्या हुआ कि विपक्ष ने कुछ कोशिश की करने की, खर्च करने की, क्योंकि जैसे ही समय चुनाव में तय कर दिया ना कि इतना खर्च करना है, खर्च कम दिखाई दे रहा है, तो विपक्ष को जब खर्च करने बेचारों ने कुछ दौड़ा भागी करने की तैयारी की, तो राजा के जो कारिंदे थे, जो उसके चाटुकार थे, जो नेता थे, उन्होंने, विपक्ष थोड़ा कमजोर था, सत्ता में भी नहीं था, तो उसको पकड़ लिया और किसी को जेल भेजा, किसी पे कार्रवाई हो गई। चुनाव आयोग, जो राजा का चुनाव आयोग था, उसने कार्रवाई कर दी। लेकिन जो सत्ता पक्ष था, राजा के जो कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट को उन्होंने पैसे भेजने थे, रास्ते में तो पैसे पकड़े जा रहे थे, तो राजा ने अपने दूत के मार्फत एक उड़न खटोला उड़ाया और उस कैंडिडेट के बगीचे में बोरियों से पैसा फेंक दिया नीचे। और कैंडिडेट ने, अब आप बताओ कि उड़न खटोला कौन पकड़ सकता है? उसमें तो पहले जांच होती है, 2 जने जाएंगे, कोई जांच नहीं होती, एयरपोर्ट राजा का है, सब कुछ राजा का है, किसी ने कोई जांच नहीं की, सीधा वहां से उड़न खटोला उड़ा और उस आदमी के बगीचे में जो पैसों से भरा हुआ कट्टा गिर गया और उसने वहां खूब खर्च किया। अब आप बताओ किसी को पता चला? कोई प्रूफ है? नहीं है ना, कहानी ये है। तो ये आप समझें कि ये सब झूठ है कि पैसा कम खर्च हो रहा है, ये भी झूठ है कि इतने लाख रुपए खर्च होने हैं। चुनाव आयोग और राजनीतिक दल कभी काम नहीं करते हैं इलेक्शन के लिए। मैं बार बार कहता हूं, वो संवैधानिक बॉडी है चुनाव आयोग, लेकिन चुनाव आयोग को प्रॉपर काम करना चाहिए। जब आप लेखा जोखा रखने के आदेश कर सकते हैं, तो आप कहिए ना कि आप 30 लाख रुपए जमा कीजिए जी, और वहां फटाफट बिल देते रहे और वहां से खर्च कीजिए। अगर उसके अलावा और वो फिक्स कर दीजिए कि इस प्रेस में छपेगा, इस सोशल मीडिया की इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देना तो उसको पैसा यहीं से जाएगा, जो पैसा बचेगा आप कैंडिडेट अपना पैसा वापस ले जा ले। ऐसा कभी कोई टेक्निकल चीजें नहीं बनाई ना। आप इमेजिन कीजिए कि 30 लाख खर्च करने वाला व्यक्ति 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहा है। सवाल है, समझ रहे हैं बात? और डाउटफुल सवाल है। तो ये कहना सत्ता को कि हम बहुत ईमानदार हैं या हम सच्चे हैं, ये बहुत जरूरी समझना है कि चुनाव आयोग जब कोई भी चुनाव सामने आता है, अलर्ट मोड में हो जाता है। हम कहते हैं कि 5 साल तक आप काम कीजिए। हम राजनीतिक दलों को, तो मैं तो राजनीतिक दलों के लिए तो मेरी पूरी नसीहत है, कई बार मैं आपके डिबेट में कह चुका हूं कि जिस दिन वोट परसेंट बढ़ेगा उस दिन मैं मान जाऊंगा कि राजनीतिक दलों ने काम किया है। आप कुनबों के लिए काम कर रहे हो, आपके परिवार में 4 वोट है, अगर एक वोट इधर उधर जा रहा है, उस एक वोट को आप रोक देंगे, मजा वोट देने के, वो 3 ही वोट दिलवा दें वहां से। अरे फ्रीडम रखिए ना, वोट देने लोगों को बुलाए ना। 100 में से 80 वोट पड़ने चाहिए रवि जी। जी कम से कम। वैसे तो 100 में से 99% पोलिंग होनी चाहिए। ठीक बात है, उस दिन स्पष्ट नतीजे आएंगे। 100% के पक्ष में हम भी नहीं है, कई काम पड़ जाते हैं लोगों के, बहुत अर्जेंट काम होता है, लेकिन 90% हो तभी हम कहेंगे कि राजनीतिक दल ने काम किया है। राजनीतिक दल काम ही नहीं कर रहे हैं, एक फिनोमेना है इन लोगों का ये सब कि हमने तो कम खर्च किया। ये झूठ है। जिस दिन ये सच बोलना सीख लेंगे, बहुत सारी चीजें सुधर जाएगी, विकास के काम अच्छे होंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। चुनाव में सीमित खर्च करेंगे, तो विकास के काम भी सीमित तरीके से आगे बढ़ेंगे। जब आप चुनाव में 30 लाख रुपए जिस मेयर से खर्च कराएंगे, उसके पास 30 लाख रुपए कहां से आएगा, ये बताओ पहले आप। वो 5 साल रुपए, या तो आप उसकी तनख्वाह इतनी दे दीजिए कि 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, तभी हम मान सकते हैं। मेयर की कोई तनख्वाह नहीं है। वैसे सामान्य तौर पे तनख्वाह है, अगर 1 लाख रुपए भी तनख्वाह अगर उसकी है, मुझे नहीं पता मेयर को कितनी तनख्वाह मिलती है, कितना मानदेय मिलता है। प्रधानों को तो 6-7 हजार रुपए मिलता है, 5,000 था पहले, थोड़ा बढ़ाया जी। और विधायकों को वैसे 1 लाख रुपए कुछ मिलता है या 1.5, जो भी कुछ है, तो हम मान सकते हैं। आप जिस मेयर से 30 लाख रुपए खर्च करवा रहे हो, वो पैसा कहां से आएगा? तो बेचारा नंगा नहीं होगा। 30 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो ये कहना है कि भाई अगर आप माननीय आयोग काम कर रहा है, तो कृपया आप बैठाए ना लोगों से बातचीत कीजिए ना। तो ये बड़ा सवाल है इस प्रदेश में और पूरे देश के चुनाव में। इलेक्शन को किस तरह से आज के युग में, जो टेक्नोलॉजी का युग है,
जैसे पर्चे पोस्टर कम छपने शुरू हो गए हैं, लेकिन उसके एवज में जो और काम हो रहे हैं उसका पता नहीं किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। है अब ना? ये जो सोशल मीडिया का हवाला दिया जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी फ्री में कहाँ चुनाव प्रचार हो रहे हैं? सभी जानते हैं किस तरीके से स्पॉन्सर किए जाते हैं तमाम चीजें। सोशल मीडिया भी फ्री में नहीं करता, फ्री में नहीं करता है, बिल्कुल फ्री में नहीं करता। बिल्कुल। और सोशल मीडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो सीधा आपका जो उनका हेड ऑफिस है वहां से होता है, जो उनका बिजनेस यूनिट है ना, बिल्कुल जी बिजनेस यूनिट से बात करनी पड़ती है। जी 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 यदि बिल्कुल बिजनेस ठीक कहा। यूनिट से बात ना हो तो आपका एडवर्टाइजमेंट उसमें दिखाई नहीं देगा। और सोशल मीडिया सबसे अच्छा है, आपको दिखा देगा कि किस दिशा में, किस रीजन में आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, वो सबको दिखाई देगा वहाँ। ऐसा नहीं है, आप एक मैसेज बनाइए, वो मैसेज भी सबको दिखाई देगा वहाँ, है ना? जी 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 नहीं, सवाल इसी वजह से उठ रहा है कि अगर बड़ा हैरान करने वाला आंकड़ा है कि एक प्रत्याशी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ऋषिकेश में, उन्होंने 30,000 रुपये अभी तक खर्च किए। देहरादून के अगर प्रत्याशी की बात करें तो 85,000 रुपये खर्च किए। हर गली में एक ऑटो सुबह से शाम तक अपने भोंपों के साथ चल रहा है। 500 रुपये तो वो लेता ही होगा, और पिछले 1 महीने से चुनाव चल रहा है। सवाल ही पैदा नहीं, 500 रुपये पर डे कोई रेट नहीं किसी भी व्हीकल का, जी किसी भी व्हीकल का, किसी भी गाड़ी का 500 रुपए कोई रेट नहीं है। अगर वो साइकिल पे भी जाएगा तभी 500 रुपए नहीं है। 500 रुपये नहीं है, फिर यकीन कैसे किया जाए इस पर? ये बड़ा सवाल। लेकिन मैंने आपको कहानी सुना दी ना, उड़न खटोला से पैसा भेजा, हाँ पता ही नहीं चला। बिल्कुल आप कहानी समझिए ना, जी मैंने जी जी शॉर्टकट में सुनाई। जी नहीं, मैं तो समझ गया हूँ। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझना चाहिए। ठीक है डॉक्टर जीतराम जी, एक बार आपके पास आ रहा हूँ। आप थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं चुनाव प्रचार की। मुख्यमंत्री पुष्कर मैं सिंह आपको सच कह रहा हूँ कि डॉक्टर जीतराम जी बहुत विद्वान आदमी जी। हैं, गुरुजी हैं, जी जी टीचर्स बिल्कुल हैं, और हमारे बड़े स्टूडेंट को जी पढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो समझ गए होंगे कहानी के तो उनको बड़ा दुख हुआ होगा। हाँ ठीक है, मैं इसी पर पूछ लेता हूँ एक बार। ठीक है डॉक्टर जीतराम जी, एक बार प्रेम पंचोली जी की आपने पूरी बात सुनी है, थोड़ा सा उस पर पक्ष रख दीजिए, फिर मैं सवाल करता हूँ आपसे खर्च को लेकर जो पंचोली जी ने बात की। जी, मैंने पहले ही कहा कि मैंने कहा जो हमारे जो प्रत्याशियों का है, भाजपा के पास तो पैसा खूब है, जनता को लूट के रखा है, जनता के जो है पैसे का मिसयूज करके रखा है। उनका पार्टी से भी है, कांग्रेस की न सरकार है न कुछ है, लेकिन हमारे प्रत्याशियों को सीमित संसाधनों में अपना प्रचार प्रसार करना पड़ता है और सीमित संसाधन का ही खर्च कर पा रहे हैं। तो इसलिए खर्चा ही हमारे पास कम है, तो हम कहाँ से खर्चा करेंगे। लेकिन हम तो मेनली कांग्रेस जो है वो जनता के ऊपर डिपेंड है, जनता का प्रभाव हम जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, डोर टू डोर जाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत जो वो होगा सोशल मीडिया के माध्यम से हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसलिए जो है वो खर्चे का बहुत बड़ा वो नहीं है, क्योंकि यूनिटें भी छोटी है। कई जगह तो बहुत मैं कहा 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसी नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें हैं, थोड़ा महानगर बड़े हैं, लेकिन उनमें भी जो है सीमित संसाधनों के कारण लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं आपने तो कहा ही है। अरे कई जगह तो ऐसा है कि आप लोगों के प्रत्याशियों ने खर्च किया, भारतीय जनता पार्टी के तो कर ही नहीं रहे हैं, तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी तो दिखा नहीं रही होगी, वो तो हिडन में उनका खर्चा है जो उनके बढ़ रहे हैं। हाँ यही सवाल था। अंदर से जो संसाधन उनके जा रहे हैं, जो जनता तक पहुंच रहे हैं, वो अंदर ही अंदर, क्योंकि ये तो शासन प्रशासन उसका प्रशासन का भी दुरुपयोग कर रहे हैं और तमाम संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, और लोगों के जो मिशनरी का जो सरकारी मिशनरी है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये चीजें उनके जो भाजपा जो है वो बखूबी से आप जानते हैं, हर चुनाव में वो प्रशासन को यूज करते हैं और सरकारी तंत्र का मिसयूज करते हैं। तो उसी तंत्र के तहत उनके पास जो वो कर भी रहे होंगे तो उनको कोई नोटिस नहीं कर रहा है कि कितना खर्चा कहाँ हो रहा है, कितना खर्चा कहाँ हो रहा है। अगर आप वास्तविकता में ग्राउंड पे देखेंगे तो भाजपा के जो दिखा रहे हैं उससे कई अधिक खर्चे हैं। कांग्रेस के पास तो खर्चा ही नहीं है। नहीं, वो अगर ये खर्चा हम सीमित संसाधनों में हम अपना खर्चा बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर ये खर्चा तो हम एक आम व्यक्ति को जिससे कोई मतलब नहीं, चलिए ठीक है, मैं पत्रकारिता से जुड़ा हूँ, आप नेता है, आम व्यक्ति बता देगा कि खर्चा समझ में नहीं आया। ठीक है ठीक है। अच्छा डॉक्टर जीतराम जी, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ आगे बढ़ के कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ताबड़तोड़ प्रचार चल रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व को भी जिम्मेदारी दी गई है, नाम स्टार प्रचारक में थे। ठीक है, अभी हमने देखे नहीं है कि यहाँ पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के। अब आप लोग प्रदेश स्तरीय नेताओं पर ही भरोसा कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में कौन आगे है, आप लोग या भारतीय जनता पार्टी? देखो, हमारा हर कार्यकर्ता हमारा प्रचारक है, तो हम कार्यकर्ताओं पे ज्यादा विश्वास करते हैं
हमारे लीडर जरूर जहां तक वो पहुंच रहे हैं वहां तक वो पहुंचेंगे, बड़े लीडर हमारे, क्योंकि बहुत सारे आपके पता है कि 100 से ज्यादा हमारी नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिकाएं, 11 महानगर पालिकाएं हैं, 7 से अधिक 44-45 हमारे नगर पालिका है, 43-44 हमारी नगर पंचायत है। तो हमारे बड़े नेताओं को सभी जगह पहुंचने का, कुछ नेता अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, जैसे माननीय गोदियाल जी अपना गढ़वाल का भ्रमण कर रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी देहरादून, हल्द्वानी जो उनका बड़ा दायरा है, तो बड़े बड़े नगर पालिकाओं, महानगर पालिकाओं में, और जहां तक पहुंचे वहां कोशिश करें। हरीश रावत जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तो तमाम नेता हमारे प्रचार प्रसार पे लगे हैं, जितना संभव हो रहा है वो पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारा हर कार्यकर्ता हमारा प्रचारक है, स्टार प्रचारक है, और हम भी लगे हैं अपने अपने हिसाब से। हमारे जो पूर्व विधायक हैं, जो वर्तमान विधायक हैं, वो तमाम क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों के प्रति जो है वो प्रचार में लगे हुए हैं, निश्चित जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। और निश्चित रूप से भाजपा की जो विफलताएं हैं, जो उन्होंने जनता से वादे के जो धोखा जनता के साथ किया है, उसको हम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है संजीव वर्मा जी, कांग्रेस का ये कहना है कि आप लोगों की विफलताओं को लेकर वो इस वक्त जनता के बीच है, सरकारी मशीनरी का आप दुरुपयोग करते हैं, ये आरोप कांग्रेस लगा रही है, और साथ ही ये कह रही है कि हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे स्टार प्रचारक है। रवि जी देखिए, सबसे पहले तो मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि चुनाव, मैं सोचता हूँ मात्र 5 दिन शेष रह गए हैं। 5 दिन भी नहीं है वैसे, 21 तारीख तक ही अपना प्रचार रहेगा। ठीक है, मतलब पोलिंग का बता रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, मतलब पोलिंग का मैं तो पोलिंग की तारीख से गिन रहा हूँ। अच्छा ठीक है कि मात्र 5 दिन शेष रह गए हैं। और अभी तक कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी, आज तक उनके दर्शन उत्तराखंड में हुए नहीं। हाँ, डॉक्टर जीतराम जी जवाब दे दीजिए इस पे पहले, बताइए। डॉक्टर जीतराम आर्य जी, जी प्रभारी आपकी कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है। देखिए, हमारे प्रभारी का ऊपर से हमारे बड़े नेताओं को डायरेक्शन दे रखा है। हमारे प्रभारी जी, हम ये थोड़ी के छोटे नगर पंचायत कर रहे हैं वहाँ। अरे प्रदेश प्रभारी को तो होना चाहिए। नहीं आपदा है, नंदप्रयाग में आपदा है, कर्णप्रयाग में आपदा है, और पिथौरागढ़ में है, पौड़ी में है, वहाँ मोदी जी थोड़ी आ रहे हैं। भाई प्रचार तो हमारा जो काम आपके प्रभारी की कोई वैल्यू नहीं है। अब ये हर चीज में मोदी जी को घुसा देते हैं। माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। नहीं, वो प्रदेश प्रभारी की बात करें डॉक्टर साहब, प्रदेश प्रभारी। उन्होंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी कहाँ है, उन्होंने कहा प्रदेश प्रभारी कहाँ आपके, वो जवाब चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी के बिना तो इनके कोई काम ही नहीं होता भाई। अब मोदी जी नंदप्रयाग में थोड़ी आप। श्रीमान जी, मैं तो आपके प्रदेश प्रभारी की बात कर रहा हूँ, आपके प्रदेश प्रभारी की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से आपके विधायक इस्तीफा मांग रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष का, मंत्रियों ने कितना विकास किया है उस पर बात करिए आप। ठीक है, चलिए विकास पे बात कीजिए संजीव जी, कांग्रेस के। अच्छा, आप विकास की बात कर रहे हैं, चलिए। निकायों के लिए क्या किया आपने? अब आप मैं बताता हूँ, एक सिरे से बताता हूँ मैं श्रीमान जी। देखिए, रोजगार के क्षेत्र में यदि हम बात करते हैं, 19,000 नौकरी देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। संचार क्रांति में एक जबरदस्त कीर्तिमान स्थापित हुए। होम स्टे में 33% सब्सिडी देने वाली भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है। आज तक 1,54,000 स्टार्टअप अभी तक भारतीय जनता पार्टी स्थापित कर चुकी है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब गिवर की भूमिका में आइए। उनका अनुसरण करते हुए, उनकी बातों का सम्मान करते हुए आज हमारा युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब गिवर की भूमिका में है। आज जो होम स्टे उत्तराखंड में स्थापित हुए हैं, उसमें जो सरकार की तरफ से भी एक जो प्रोत्साहन उसको किया जा रहा है, साथ ही 4,500 के आसपास अभी तक होम स्टे दर्ज हो चुके हैं। और एक होम स्टे में स्थानीय 4-4, 5-5, 6-6 युवाओं को भी काम मिला है। और स्वरोजगार की दिशा में मैं सोचता हूँ एक अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 2.5 लाख करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजना इस समय उत्तराखंड में चल रही है। आप एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, आप रोपवेज की, रिक्वेस्ट है आपसे, मैं निकाय चुनाव की बात कर रहा हूं। अब आप विधानसभा लोकसभा वाले मुद्दे, ठीक है, वो कनेक्ट तो है। चलिए मैं आप निकाय पर आइए। आपने सड़कें दुरुस्त कर ली, आपने नाले अब चौक नहीं होती, शहरों में अब पानी जल भराव नहीं होता। श्रीमान जी, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। देखिए, जो डीप सीवरेज
नगर निगम के कुछ काम होते हैं, चुनिंदा काम होते हैं, जैसे कूड़ा निकासी का होता है, और कहीं पे नालियां चौक ना हो, अच्छी सड़कें हो, गड्ढा मुक्त सड़कें हो, और एक अच्छा वातावरण हो, एक हरा भरा शहर हो, स्वच्छ शहर हो। इन तमाम दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी की हमारी जहां जहां ट्रिपल इंजन की हमारी सरकार रही है, जहां जहां जो निगम के बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के पास रहे, हमने एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। हम देहरादून की बात करें तो देहरादून स्मार्ट सिटी आज इतनी गजब का, इतनी सुंदर शहर हमारा बना है। ट्रिपल इंजन, रवि जी देखिए, ट्रिपल इंजन का मौका कांग्रेस पार्टी को भी 2004 से 2007 तक मिला, जब केंद्र में, राज्य में और निचले स्तर पर तीनों जगह इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार थी। उस समय इन्होंने कौन सा काम किया? क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी। हमारे पास तो इच्छा शक्ति भी है, हमारी नियत भी है, हमारी नीति भी है, और नियत और नीति दोनों विकास करने की है। हमने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक विकास का जो रोड मैप एक हम जनता के सामने पेश कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने काम किया वो हम जनता के बीच लेके जा रहे हैं। इतना काम हो चुका, इतना काम अभी हमने और करना है। उसके आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी को लगातार आशीर्वाद दे रही है, और मैं सोचता हूँ 11 के 11 नगर निगम इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं, हमारी तो शुभकामनाएं हैं। आप जीतने 11 जा नगर रही निगम जीते, 11 ही हैं, 11 जीते, कांग्रेस भी 11 जीते, हम कह रहे उत्तराखंड क्रांति दल भी 11 जीते और निर्दलीय भी जीत जाए। दीपक रावत जी, जो आधार भारतीय जनता पार्टी बता रही है और जो कांग्रेस बता रही है, आप लोगों का किस तरीके का आधार है? क्योंकि ये शहर की सरकार है, फेस वैल्यू है, आप लोगों के पास एक पार्टी, एक दल के बैनर तले आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। रवि जी, प्रश्न आपका था निकाय चुनाव से संबंधित। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो सूची पढ़ी, मुझे ऐसा लगा कि हम जो विधानसभा का कोई इलेक्शन है उसके लिए लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या लोकसभा का कोई इलेक्शन है उसकी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर इतना ही विकास भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है, दो प्रश्नों का जवाब दे दें प्रवक्ता साहब। एक, डबल इंजन की सरकार थी, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, 8 साल से 10 साल होने वाले हैं। अब आप मुझे बताइए, निवर्तमान मेयर की फोटो कहीं पर भी आज की डेट में जो प्रत्याशी हैं वो नहीं लगा रहे हैं। क्या कारण है? तमाम वार्डों में आप जाइए, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ जहां पर हमारे निवर्तमान जो मेयर हैं उनका जो वार्ड होगा वहीं पर ये फोटो अवेलेबल होगी, वरना तमाम चौक चौराहों में अगर आप जाएंगे तो आपको इनके विकास पुरुष जो आप ये कहते थे, गाय भरते थे, ये उनको नजर नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा सवाल क्या आपका? दूसरा सवाल, ये देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पे, ये देखिए कहाँ का है ये? अरे डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूं। अरे प्रिंट की बात कर रहा हूं, प्रिंट की बात कर रहा हूं, प्रिंट की बात कर रहा हूं मेरे भाई, प्रिंट की बात कर रहा हूं मेरे भाई, प्रिंट सारे हर चौराहे में, हर चौराहे में है, हर चौराहे में, हर चौराहे में, हर चौराहे में है। आप चौराहे का नाम लीजिए, आप मेरे भाई हर चौराहे का नाम लीजिए। राजपुर रोड पे है, प्रिंस होटल पे है, धर्मपुर में है, हरिद्वार रोड पे, धर्मपुर में है, जहाँ पर है वही बोलिएगा। कुछ आराघर पे, आराघर पे है, सीएमआई चौक पे है, रेस्टोरेंट चौक पे है, क्योंकि प्रिंस होटल चौक पे है, विकास सहारनपुर चौक पे, हर चौक पे है मेरे भाई। मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको सामने दिखा। अरे झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, यही कारण है, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न सुनिए, दूसरा सुनिए। 2016 से प्रधानमंत्री द्वारा एक 100 स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है। छोटा सा राज्य, छोटी सी राजधानी देहरादून, 750 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने अब तक, जब देखिए 1050 करोड़ रुपए आ चुके अब तक इस योजना में। और आपको जानकारी दे दूं, आज के दिन तक जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां पर बैठे हुए हैं और निवर्तमान इनके मेयर जा चुके हैं, स्मार्ट सिटी के लिस्ट में देहरादून नहीं है। मैं बता दूं, आपको जानकारी दे दूं। दूसरी जानकारी देता हूं, 2024 में केंद्रीय बजट में स्मार्ट सिटी के नाम का एक भी अतिरिक्त रुपया इनको नहीं दिया गया। और कारण क्या था? कारण था स्मार्ट सिटी के घोटाले।
इनका स्पष्टीकरण राज्य सरकार नहीं दे पाई, ठीक है, और उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ा, इसकी भी जानकारी लीजिए रवि जी। मैं जवाब ले रहा हूँ। जो वातानुकूलित बसें चल रही थी, जिसमें इलेक्ट्रिक बसें चल रही थी, जो उस योजना का एक हिस्सा था, आज ये नौबत आ गई है कि वो बसें भी खड़ी हो गई हैं। उनको चलाने के लिए, जो उनके लिए रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है राज्य सरकार के पास। नहीं, बसें तो चल रही हैं, देखिए ना, अरे बसें आज चल रही हैं, मेरे भाई, बसें चल रही हैं, क्यों यही विषय है। चैनल पे बैठ आपको बताऊं, हो सकता है कि उनके पास कोई जानकारी हो, आने वाले समय में कोई दिक्कत आ जाए। परिवहन विभाग ने खुद रिक्वेस्ट करी है कि ये अब इनका परिचालन हमें दे दीजिए, पर इसका जो पूर्ण का जो ऋण है वो सरकार अदा कर दे। सरकार ने अब तक उसका जवाब नहीं दिया है। ऋण वाली बात, जानकारी पूरी लेके आइए, करेगा बैठते हैं ऋण वाली बात तो है। संजीव वर्मा जी, जानकारी लेके आइए। संजीव वर्मा जी, दूसरी चीज, अब आप बताइए, देखिए स्मार्ट सिटी के नाम पे जो आज कारण बताए, पिछले 8 वर्षों से इस छोटे से प्रदेश की छोटी राजधानी में ये स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बन पाया? ठीक, अब जवाब सुन लीजिए। और ये नहीं है, तमाम दूसरे शहर बन चुके हैं रवि जी, संजीव वर्मा जी एक मिनट। तमाम दूसरे शहर, दो इंदौर बन चुका है, लोग भी चेन्नई हैं बन चुका है, प्रयागराज बन चुका है, लेकिन उत्तराखंड में संजीव जी नहीं बन पाया। जवाब, इसका जवाब दीजिए। जवाब शॉर्ट में। देखिए, आपने स्मार्ट सिटी की बात करी, है बना कि नहीं बना? आज की डेट में है कि नहीं, बताइए, इसको स्वीकार करिए बोले, क्या है कि नहीं स्मार्ट सिटी? वो कह रहे स्मार्ट सिटी बन गया, क्यों नहीं है? किसने कह दिया आपको? अरे क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं मेरे भाई, क्यों नहीं है? अरे क्यों नहीं? पहले आप अपने दिमाग को स्मार्ट बनाइए। दिमाग को स्मार्ट बनाएंगे तो स्मार्ट दिखेगा। स्मार्ट सिटी नहीं दिमाग को स्मार्ट बनाएंगे तो स्मार्ट दिखेगा। नहीं, वो स्मार्ट सिटी सिर्फ कहने से नहीं बनती है, काम बाकी है उसमें। स्मार्ट सिटी में रवि जी, देखिए, पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। अंडर अच्छा, अरे मेरे भाई सुनना, अरे आपकी बिल्डिंग बनी नहीं है भैया, अरे सुनोगे भी। ठीक। देखिए, सबसे बड़ा काम क्या था उसमें, जो डीप सीवरेज था, डीप सीवरेज का बड़ा काम था। जितनी भी सड़कें थी, सीवरेज की तो पूरी खुद ही पड़ी है। 8 साल में सीवरेज नहीं बना पाए आप। कौन सी खुद? अरे मेरे भाई डीप सीवरेज का काम कंप्लीट हो चुका है। अभी जो सड़कें खुदी हैं, अभी जो सड़क खुदी है, वो अंडरग्राउंड केबलिंग हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की। आपको जानकारी होनी चाहिए, झूठ मत बोलिए ना। यहाँ से इस अंडरग्राउंड 100 मीटर दूर आजापुर की जो रोड है मेरे भाई, माता मंदिर की रोड से दूसरी रोड जो आती है, बिजली की अंडरग्राउंड केबल डल रही है इस समय। जो गड्ढे की आप बात कर रहे हैं, चाहिए जेसीबी मिल जाएगी। अच्छा, कुल मिलाकर ही झूठ बोल रहे हैं, कुल मिलाकर झूठ आप बोल रहे हैं। अरे आप देखिए, झूठ आप बोल रहे हैं कि कोई पार्टी हो इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि काम नहीं हुआ। दीपक राव जी एक सेकंड, संजीव, ठीक है, दीपक राव जी एक मिनट, दीपक राव जी एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ 2 मेहमान और मैं प्रेम पंचोली जी के पास जा रहा हूँ। नहीं संजीव जी एक सेकंड प्लीज। प्रेम पंचोली जी, ठीक है, ये पॉलिटिकल ये बातें चली रही हैं, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार में देखिए एक नई चीज हो गई। इस सवाल को मैं ले रहा हूं क्योंकि चर्चा दूसरी तरफ जा रही है। मैंने देखा है चुनाव संबंधित कलाकारों की एंट्री हुई है, और ऐसा नई बात नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि कलाकार मंचों पर जाते रहे, गीत गाते रहे, लेकिन कुछ कलाकार रोते हुए भी नजर आ रहे हैं, कुछ शायद संपर्क टूट गया है। ठीक है, मैं डॉक्टर जीतराम जी आपके पास आ रहा हूं। आपसे सवाल अलग है। कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनके नेता कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई बड़ी चुनावी सभाएं नहीं है, और हम इस बार, अभी संजीव जी ने कहा कि 11 सीटें जीत रहे हैं हम निगम की। देखिए, भाजपा के वादे जो है वो तो जनता जवाब देगी कि ये कितनी सीट जीते थे जी। हम जो है इस समय हमारे जितने भी महानगर पालिका है, चाहे हल्द्वानी की बात करें, देहरादून की बात करें, हम काशीपुर की बात करें, हम रुद्रपुर की बात करें, हम पिथौरागढ़ की बात करें, हम ऋषिकेश की बात करें, ये तमाम जो महानगर पालिका में यहाँ पर कांग्रेस का बहुत अच्छा जो है माहौल चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो लीडर है, मैंने बताया ना, हमारा स्टार प्रचारक हमारा कार्यकर्ता है, और हमारा कार्यकर्ता जो है वो क्षेत्र में फील्ड में लगा है। हमारे बड़े नेता जहां तक पहुंच पा रहे हैं वो पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा हमारे बड़े नेताओं का भ्रमण चल रहा है। यशपाल आर्य जी अभी देहरादून में थे, हल्द्वानी में थे, तमाम जो है हरीश रावत जी भी हरिद्वार में थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हरिद्वार में थे, पिथौरागढ़ में थे, तमाम जहाँ। अब मैं बताया आपको कि हम 100 से अधिक जो निकाय हैं उनमें चुनाव चल रहे हैं, तो एक नेता का हर निकाय में पहुंचना बहुत संभव नहीं है, 15 दिन का टाइम होता। इसलिए हमने तो, अब हमारा तो पूरा जो असली में जो वोटर होता है, जो हमारा स्थानीय जो नेता होता है, जो स्थानीय लीडर होता है, जो हमारे पूर्व विधायक है, जो विधायक है,
जो हमारे सांसद है, सांसद प्रत्याशी है, वो सब चुनाव प्रचार में अपने नहीं वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, आप बड़ी पार्टी है, आप चुनाव प्रचार तो करेंगे ही, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव, 24 के लोकसभा चुनाव तो आपके लिए ठीक नहीं रहे ना, शुभ नहीं रहे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी जाते हैं, वो कहे मोदी जी को देखो, अरे भाई आपको क्यों नहीं देखे? आपको प्रदेश के विकास के लिए तो आपको जो जनता ने चुना है, आपको नगर सरकार बनानी है, तो आप बताओ ना, आपको आप क्या करेंगे, कितनी नालियां को ठीक करेंगे, कितना किया आपने? 8 साल तो हो गए, इस 8 साल से जनता आपको देख रही है, जनता आपके भली भांति जानती है कि आपने नगर के क्षेत्र में विकास में कितनी भूमिका निभाई, कौन से नगर पालिका क्षेत्र में आपने स्मार्ट सिटी बनाई, कौन से शहर को आपने स्मार्ट बनाया, कहाँ नालियां ठीक करी, सड़क के गड्ढे। अभी भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे कि हमारा काम है कि गड्ढे ठीक करना। कब करोगे? 8 साल हो गए हैं, वो गड्ढे ठीक कब होंगे? वो नालियां कब बनेगी? वहां पर जो सुविधाएं, जो 4 लाइट स्ट्रीट लाइट कब होंगी? आंखों का इलाज कराइए श्रीमान, होनी है जो आपदा के पहाड़ी क्षेत्र है उनमें कब ठीक दुरुस्त होंगे? वो आंखों का इलाज कराइए, तो आप कितना वादा करोगे कि वो ठीक होनी है? कब करोगे? आंखों का इलाज कराइए, आंखों का इलाज कराइए। नहीं संजीव जी, अभी अब ये तो नहीं है ना कि पूरी तरीके से आप कहेंगे सब ठीक हो गया, देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि गड्ढा ही नहीं रहा। रवि जी, हम अगर शहर की बात करें तो स्मार्ट टॉयलेट्स बन चुके हैं, स्मार्ट रोड्स बन चुकी हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें तमाम हैं, पूरी तरह चमकता दमकता LED युक्त पूरा 100 के 100 वार्ड आप कहीं पर भी जाके देख लीजिए, 100 के 100 वार्डों में हर खंबे पे लाइट चमकता हुआ पूरा शहर है। अच्छा मैं प्रेम पंचोल जी पे जा रहा हूँ, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज, बाद में सब मुझसे नाराज हो जाते हैं। देखिए सीवरेज की जो व्यवस्था हुई है, जो पुरानी 50 साल पुराना सीवरेज सिस्टम, उसको पूरी तरह से रिन्यू किया गया है पूरा। इस बरसात में देख लेंगे। हाँ बिल्कुल देखिए, अभी तो बारिश ही नहीं हो रही, सड़कें देखिए, ठीक है, स्मार्ट सिग्नल सिस्टम देखिए, ग्रीन सिटी देखिए, टैक्स रिफॉर्म देखिए, 10 साल तक जो हमने 10 साल तक जो हमने नया जो नए वार्ड हमने जोड़े थे, उनसे हमने वायदा किया था कि अगले 10 साल तक हम और उसका भी हमने पूरी तरह से पालन किया है। प्लीज ठीक बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूं जनता सब देख रही है कि किसने क्या किया और उस हिसाब से वोट देगी, देना भी चाहिए। पंचोली जी, आपसे सवाल मेरा ये है, क्योंकि निकाय पर चर्चा हो रही है और महत्वपूर्ण सवाल है, जो निर्दलीय कई जगहों पर दमदार माने जा रहे हैं या उनका प्रचार प्रसार का एक माहौल है या वो दमदार हैं भी, ये किसका ज्यादा खेल बिगाड़ेंगे अगर दो बड़ी पार्टियों की बात करें तो? देखो इस बार के चुनाव में कहूंगा कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं नगर निकाय के जी, उसमें सबसे ज्यादा निर्दलीय भाजपा से टूटे हुए लोग हैं, तो स्वाभाविक है कि भाजपा का ही खेल बिगाड़ेंगे, है ना। कांग्रेस से बहुत कम लोग हैं जो भीतरघात कर रहे हैं, बहुत कम जगह पे है, बहुत सारे अधिकांश जगह पे कांग्रेस में कोई भीतरघात नहीं है, लेकिन अगर भीतरघात हो रहा है तो भाजपा में ही हो रहा है। तो ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया होगा तो भाजपा ने भी अच्छा काम किया होगा। अगर कांग्रेस ने बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैला होगा तो भाजपा भी उनसे पीछे नहीं, वो भी एक कदम आगे है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से विकास के कामों को ये लोग गिना रहे हैं, विकास के कामों के बनस्पत जो इस समय निर्दलीय कैंडिडेट है, एक आध कैंडिडेट हैं जो भाजपा कांग्रेस से ने जो अपने सामाजिक कार्यक्रमों के सामाजिक गतिविधियों के बलबूते चुनाव मैदान में है। कई तरह के काम है, कुछ लोगों ने पत्रकारिता की, कुछ लोगों ने गांव-गांव घर-घर की छोटी-छोटी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया, सरकार और जनता के बीच में समन्वय का काम किया। ऐसे भी गिने चुने कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। जी। लेकिन जो अधिकांश भीतरघात का जो सवाल है, जो डैमेज हो रहा है, जिसको डैमेज कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं ये लोग कई जगह पे, तो उसमें घाटा तो भाजपा का ही होने वाला है। लेकिन उस निर्दलीय कैंडिडेट में कितना दम है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो राजा है, राजा के पास उड़न खटोला है। मेरी कहानी को आप कनेक्ट कर दीजिए, मुझे लगता है कि जो देखने वाले लोग हैं, पता नहीं वो मेरी कहानी समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कि आप उस उड़न खटोला को चेक नहीं कर सकते। तो अच्छा हो कि एक जगह तो राजनीतिक दल या सत्ताधारी दल एक जगह तो एक बार जरा जनता के लिए जिए, जनता के लिए न्योछावर हो जाएं कि यार यहाँ हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, जीतने के बाद हम गड़बड़ करेंगे तो कोई नहीं पकड़ में भी आ जाएंगे, नहीं करेंगे, कहीं तो कोई जगह छोड़ो। तो जो ये उड़न खटोला के मार्फत जो काम हो रहे हैं, वो चाहे विकास के काम है, चाहे वो अपनी ही पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता को पीछे रख करके उड़न खटोला के मार्फत जो इस तरह के लोग हैं उनको आगे ले जाकर
जो इस क्षेत्र का है ही नहीं, इस क्षेत्र से उनका कोई वास्ता नहीं है, उसको पैरासूट उतारा जाए। तो जो ये सारा गड़बड़ झाला है, उड़न खटोला एक माध्यम है। मैंने कहा उड़न खटोला पे प्रतिबंध लगना चाहिए। ठीक है, और ये तभी लगेगा, ये कोई कानून नहीं रोक सकता है, ये दिल से लगता है। तो मैं ये कहता हूं कि जब आपके पास सारी सुविधाएं हैं, आपको जनता ने सारी सुविधा दे दी, आपको सुरक्षा गार्ड दे दे, आपको घर मकान दे दिया, आप अगर किसी टॉयलेट में पेशाब करने जाएंगे वो एक 5 रुपए वो 10 रुपए वो भी जनता ने आपको दे दिया कि आपको अपने जेब से कुछ नहीं करना है। तो जब आप सत्ता में इस तरह से काबिज हैं और आपको सब कुछ जनता दे रही है, तो कुछ चुनाव में तो कम से कम लिबरल रहो, चुनाव में तो कम से कम ईमानदारी दिखाओ जरा एक बार। एक जगह राजनीतिक दल दिखा दे कि यहाँ उन्होंने दिल खोल करके काम किया है। चुनाव होते हैं तो प्रचार अच्छे ढंग से करते नहीं, क्योंकि वोट बैंक बढ़ ही नहीं रहा, वोट का परसेंट बढ़ नहीं रहा है। तो हम क्या माने कि राजनीतिक दलों ने अच्छा काम किया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है सर। और अब वक्त बहुत कम है, तीनों पॉलिटिकल पार्टी से शॉर्ट में 2 लाइन का फाइनल कमेंट संजीव जी, 2 लाइन में आज की चर्चा पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर प्रत्येक चुनाव लड़ती है और जो नगर निकाय का इस समय चुनाव चल रहा है वो भी हम विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जा रहे हैं। हमने जो काम किए हैं वो उस काम का पूरा रिपोर्ट कार्ड हम लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और भविष्य में हमने जो अपना एक खाका खींचा है कि हमने ये काम करने हैं, वो संकल्प पत्र के रूप में हम जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं, वो इसी आधार पर हमको पूर्ण विश्वास है कि जनता का भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास प्राप्त होगा मत के रूप में। और भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 नगर निगमों में अपनी बेहतर परफॉर्मेंस को एक बार दोबारा से प्रूव करेगी। ठीक है, डॉक्टर जीतराम आर्य जी। हमारा जो चुनाव है, हमारे कार्यकर्ता जो जिस तरह से मजबूती से लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अभी भी वादे कर 8 साल इनको प्रदेश में हो गया है, कहीं कहीं इनके देहरादून में मेयर 10 साल से काम कर रहे हैं, वो 10 साल में उनका नहीं कर रहे हैं, अभी भी वादे कर रहे हैं कि हम जनता को अच्छा सुविधा देंगे। कब देंगे ये भगवान मालिक है इसका। इसलिए आप तो अपना घोषणा पत्र भी जारी नहीं कर पाए अभी तक मेरे भाई। के साथ इन नगर पंचायत के साथ धोखा किया है और निश्चित रूप से लोग जनता कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस को इस समय भारी मौतों से पूरे हम नगर पंचायत से लेकर नगर पालिका से लेकर महानगर पालिका तक कांग्रेस विजयी रहेगी। और देखिए रवि जी, जो आज का आपका टॉपिक था खर्च से संबंधित, इसमें सिर्फ एक ही लाइन में मुझे लगता है कि संपूर्ण आ जाएगा कि हाथी के दांत खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। जो ये आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है, इस आंकड़े में बहुत कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है, जो इसमें प्रस्तुत जो सही दृश्य, जो सही आंकड़े हैं वो नहीं दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये एक तरीके से उसी कहावत को चरितार्थ कर रहा है। ठीक है, वक्त इतना ही है। संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम जी, दीपक रावत जी और हमारे से वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो निकाय चुनाव की तारीख बेहद नजदीक आ गई है। 23 तारीख को मतदान है और 25 तारीख को नतीजे हम सबके सामने होंगे। जो वादे दावे पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, उन दावों और वादों में कितनी सच्चाई थी हम सबके बीच होगा। लेकिन हाँ, बढ़ चढ़ कर मतदान जरूर कीजिएगा ताकि एक जो नतीजा हम लोगों के सामने हो वो एक अच्छा कैंडिडेट आए और निकाय चुनाव है, शहरों के चुनाव है, शहर के विकास के प्रति वो ध्यान दे सकें। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।